IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर लगातार एनसीईआरटी और एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन एनसीईआरटी साइंस के अंतर्गत क्लास 6, 7 और 8 एनसीईआरटी के जो है केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, जो ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों से जुड़े हुए हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। आप लोगों को कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव कौन होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बिल्कुल किनारे पर होता है। ठीक है, तो इसके नाभिक में मतलब केंद्र में, परमाणु के जो केंद्र होता है उसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से देखना और समझने की जरूरत है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कण का शून्य आवेश होता है? ऐसा निम्नलिखित में से कौन सा कण है जिसका शून्य आवेश होता है? न्यूट्रिनो का। न्यूट्रिनो का जो आवेश होता है वो बिल्कुल शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। इसका द्रव्यमान कितना किसके बराबर होता है? तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका, हीलियम के नाभिक में होता है, परमाणु के नाभिक में तो मैंने बता दिया आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, लेकिन हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये भी आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि परमाणु के नाभिक में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो जो परमाणु में कक्षों में जो क्रम भरने का क्रम होता है वो किससे नियंत्रित होता है, ये पूछा गया। वो कौन सा सिद्धांत है? तो सिद्धांत का नाम है ऑफ-बाउ का सिद्धांत। इसी सिद्धांत के द्वारा जो है ये भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो रहती है, क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो याद रखना, परमाणु में जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है तो उसे समस्थानिक या आइसोटोप कहते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। याद रखना, समस्थानिक उसे कहते हैं जिनका परमाणु भार भिन्न होता है लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है। उन्हें हम आइसोटोप या समस्थानिक कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है किससे है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो रेडियो एक्टिविटी किससे मापी जाती है? तो ये गाइगर काउंटर से, गाइगर काउंटर द्वारा जो है रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। रसायन विज्ञान के जो है केमिस्ट्री के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, रासायन परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ लिखा है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा है? तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा है? पानी में चीनी का घुलना। पानी में चीनी में अगर घुल जाएगा तो बाद में चीनी को प्राप्त किया जा सकता है पानी को गर्मा करके। तो भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं कि जिस अवस्था, अगर कोई अवस्था बदल जाता है किसी चीज़ का, पुनः उस अवस्था बदल जाए, वापस आ जाए, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में पानी में चीनी का घुलना यह है, जबकि दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ये सब आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन में वो चीज़ें पुनः वापस नहीं मिलती हैं, लेकिन भौतिक परिवर्तन में मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये 3 जो है रासायनिक परिवर्तन है और आपका ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसमें कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये पूछा गया है। तो सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना। तो सब्जियों जब पकती जब जाती हैं तो मुलायम हो जाती है, तो दोबारा सब्जी उसी रूप में नहीं आ सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जबकि फ्रिज में से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना,
सनी हुई मिट्टी का सूखे पर भंगुर हो जाना और नमक का पानी में घुलना ये भौतिक परिवर्तन है। ये भी आपको याद रखना है, ये भौतिक परिवर्तन है, जबकि बी ऑप्शन रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं? इनमें कौन सा है जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये पूछा गया है। ठीक है, पहला है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल होना, ये आपका भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बर्फ का गलन, ये भी जो है भौतिक परिवर्तन है, जबकि दूध का अस्कंदन जो है ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3, इसका केवल 3 आंसर होगा। बाकी ये दोनों जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, यही एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस लगातार हम कराते चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जब जल का अपघटन होता है तो उसमें ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है, ये आपको याद रखना। ये ऊष्मा के रूप में ही जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है जब जल का विघटन होता है, अपघटन होता है तब। ठीक है, नेक्स्ट आपका पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें उसमें क्या करते हैं? तो इसमें करते हैं दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, ठीक है, और फिर निश्चित तापमान में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, तो इसे कहते हैं पाश्चुराइजेशन। याद रखना है, इसी द्वारा जो हमारे यहाँ दूध आते हैं अमूल के या जो है मदर डेयरी के, वो ऐसे ही उसकी पैकिंग होती है। पहले दूध को गर्म करते हैं तेजी से और फिर अचानक ठंडा कर लेते हैं, जिससे कीटाणु मर जाते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं जो है आपका पाश्चुराइजेशन। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि किसी चीज़ को पहले गर्म करते हैं फिर अचानक उसे ठंडा कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कथन और कारण वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसमें हमें जो है क्या करना होता है, तो इसमें हमें क्योंकि लगाना होता है कथन और कारण के बीच में। लिखा है नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो याद रखना, जो आपका नमक जो है ये बर्फ के हिमांक को बढ़ा नहीं देता है, घटा देता है, तो बर्फ़ पिघलने नहीं पाती। अगर हम बर्फ़ में नमक मिला देंगे तो बर्फ़ पिघलेगी नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, केवल आपका कथन सही होगा, तो ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आजकल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? जो यार पानी होता है वो मिट्टी में जब मिट्टी से जड़ों में, पौधे की जड़ों में जब जाता है तो उस भौतिक प्रक्रिया से जो गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आपका परासरण। परासरण की क्रिया के द्वारा ही जल जो है पेड़ों के माध्यम से पेड़ों पर उपज जड़ के माध्यम से चढ़ता है, तो उसे कहते हैं परासरण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका खीरे को काट कर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? आप कभी खीरा काटते हैं तो खीरा जब काटते हैं तो उसमें नमक डालते हैं तो पानी निकलने लगता है। तो पानी क्यों निकलता है? तो आपका है परासरण की क्रिया द्वारा ही पानी खीरे से निकलता है। तो इस तरह से व्यवहारिक क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं, तो इसको अच्छे से आपको याद करने की ज़रूरत है। तो खीरे को काटने पर जो नमक उसमें जब मिलाते हैं तो उससे जो पानी छोड़ देता है वो परासरण की क्रिया द्वारा ही होता है। इसको आपको रटना होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किसके लिए होता है? तो एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। जब हम किसी मिश्रण में कई पदार्थ शामिल होते हैं और उन पदार्थों को जब हम अलग करते हैं तो उसके लिए क्रोमेटोग्राफी नामक तकनीक का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट आपका ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे उद्पाटन कहते हैं। याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। और उद्पाटन में याद रखना, कोई चीज़ जो ठोस होता है, ठोस से सीधे अगर वो गैस में बदल जाता है तो उसी को याद रखना कहते हैं उद्पाटन। ये कपूर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कपूर ठोस होता है, जैसे जलाते हैं वो गैस में बदल जाता है, तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है, इसको कहते हैं उद्पाटन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संक्षारण का उदाहरण क्या है? संक्षारण किसे कहते हैं? जब कोई धातु धीरे धीरे जो है क्षय होने लगती है तो उसे संक्षारण की मतलब क्रिया कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? तो सिल्वर पर काले रंग की परत का बनना बिल्कुल सही है। तांबे पर हरे रंग की परत का बनना, ये भी बिल्कुल सही है। लोहे पर भूरे रंग की परत का बनना, जिसे हम जंग कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में से तीनों धातुएं जो है धीरे धीरे क्या होती हैं? क्षय हो जाती हैं। तो इसे उस क्या कहते हैं? संक्षारण का उदाहरण कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है,
नेक्स्ट आपका सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु है वो कौन सी है? वो आपका है पोटेशियम। पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, याद रखना। और सोना सबसे जो है कम क्रियाशील धातु होता है, जहां भी सोना फेंक दोगे वैसे ही वैसे बना रहेगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु यही होती है। नेक्स्ट आपका मोती की रासायनिक संरचना क्या है? मोती का, चूने का, पत्थर का, सबका रासायनिक जो है पूछा जाता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा रसायन विज्ञान के अंतर्गत। तो मोती जो होता है, मोती की रासायनिक संरचना क्या होती है? तो मोती की रासायनिक संरचना जो होती है वो होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है मोती की रासायनिक संरचना। और याद रखना, चूने का जो चूना होता है उसके रासायनिक नाम भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, जो चूना का पत्थर होता है। तो दोनों का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका मणिक, जो मणि होती है, मणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो मणि और जो नीलम होता है, धातु होती है, जो पत्थर पाया जाता है, कीमती पत्थर होता है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है ये पूछा गया है। तो ये आपका है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट आपका सोडियम वाष्प लैंप द्वारा प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? तो सोडियम जो है वाष्प लैंप लगाए जाते हैं सड़कों के किनारे। ठीक है, तो ये क्यों लगाए जाते हैं? तो इनका प्रकाश जो है एक वड़ी है और पानी की बूंदे से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। अगर मान लो सड़क पे लगा दिया जाए ये सोडियम जो लैंप लगा देते हैं, और जब बारिश होगी तो उससे लाइट जो प्रकाश होगा वो क्या होगा? वो विभक्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ विभक्त नहीं होता है। इसीलिए सोडियम लैंप का प्रयोग ही सड़कों पर लाइट के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक नाम रूप से क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका इस्तेमाल होता है जब किसी की पैर या हाथ टूट जाता है, जो प्लास्टर बनता है, जो उस पर एक परत लगाई जाती है चूने जैसी, तो उसी को कहते हैं आपका क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इससे मूर्तियां भी बनती हैं, सब बनती से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर और दे रखा है इससे जुड़ा हुआ, जिससे और चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएं। देखो यहाँ पे लिखा भी है, डॉक्टर, कलाकार और मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम है। इसका इस्तेमाल डॉक्टर भी करते हैं, कलाकार भी करते हैं, मूर्तिकार भी करते हैं। तो इसका इस्तेमाल कई चीज़ों में होता है, मूर्ति बनाने में भी किया जाता है। तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट, इसका रासायनिक नाम है, और जो लोकप्रिय नाम है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका माइका क्या है? तो जो अभ्रक होता है उसी को माइका कहते हैं। तो माइका क्या होता है? यह ऊष्मा का चालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। इसीलिए अभ्रक अर्थात माइके का जो है माइका होता है, इसका इस्तेमाल जो है ये विद्युत क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि ये विद्युत का कुचालक होता है, याद रखना। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में अभ्रक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, और अभ्रक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 पर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कथन और कारण के क्वेश्चन है। लिखा है जो है जस्तेदार लोहे में जो है जल्दी जंग नहीं लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है क्योंकि शहद में उपचयन क्षमता होती है। तो शहद मतलब हो गया आपका पारा, तो उसमें जब पारा मिला देते हैं तो उससे क्या होता है? उसमें जंग नहीं लगती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो दोनों का कथन स्पष्टीकरण सही है। नेक्स्ट आपका पीतल में कौन सी धातु का संयोग होता है? तो पीतल में किन किन धातुओं को मिलाकर के पीतल को बनाते हैं? तो तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता को मिलाकर के ही पीतल का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका है। जो स्टेनलेस स्टील होता है जिसमें जंग नहीं लगता है, तो स्टेनलेस स्टील जो है वो किसका मिश्र धातु है? किन किन चीज़ों को मिलाकर के वो बनता है? तो इसमें याद रखना 4 चीज़ें मिलकर बनती हैं। कौन कौन सी? लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन। ये 4 चीज़ें मिल करके ही स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। इसका मतलब होता है जंग रहित लोहा, इसमें जंग नहीं लगेगा, उसी को हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा? अगर मान लो कोई लोहा है और उसमें जंग लग जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, पहला है आपका यह लंबे समय तक बढ़ता है। इसका जो भार होता है वो लंबे समय तक क्या हो जाता है?
बढ़ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता नहीं है, यह बात याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो इसमें जो है सही स्टेटमेंट कौन सा है ये पूछा गया है। पहला है आपका कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है, ये बिल्कुल सही है। तो जो जल कठोर हो जाता है उसे जो है सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण ही होता है, और इसका जो कठोर जल होता है उसका उपयोग परमाणु भट्टियों में किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका वह उपयोग योग्य नहीं होता है, बिल्कुल सही है। इसे हम पानी पीने के योग में, कपड़ा साफ करने के योग में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा है हीरा तांबा और लोहे से कठोर होता है। तो जो हीरा होता है वो तांबा लोहे से क्या होता है, कठोर होता है, भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 सही हो गया। तीसरा है वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन होता है, नहीं नाइट्रोजन होता है, तो 3 नंबर का कट जाएगा। तो 3 नंबर यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल मतलब 1 और 2 होगा। ठीक है, एक ऑप्शन और भी है यहाँ, नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है, नहीं हाइड्रोजन जो है वनस्पति घी के निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, नाइट्रोजन नहीं किया जाता है। तो 4 नंबर 3 नंबर दोनों कट जाएगा, तो केवल 1 और 2 इसका आंसर होगा, 1 और 2। ठीक है, याद रखना वनस्पति जब घी बनाते हैं तो वहाँ हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं, ना कि नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर याद रखना, ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा चैनल द्वारा लगातार प्रैक्टिस कराई जा रही है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ किसे कहते हैं। तो रासायनिक रूप से जो सूखी बर्फ होती है वो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम क्या कहते हैं, सूखी बर्फ कहते हैं रासायनिक रूप से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आपका सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है। तो जब सोडा वाटर होता है उसमें कौन सी गैस होती है ये पूछा गया है। तो सोडा वाटर में याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो उसमें ये जब खोलते हैं तो सोडा वाटर से तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है। जो पानी को हम कठोर बनाते हैं तो उसमें क्या चीज़ उत्तरदायी होता है, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें हम कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट मिलाते हैं, तो इसी से पानी कठोर बन जाता है। और कठोर पानी को जो है कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो हम परमाणु भट्टियों में इस्तेमाल करते हैं, उसको ठंडा करने के लिए परमाणु भट्टी को। ठीक है, नेक्स्ट आपका समुद्री जल को, जो समुद्री जल होता है, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। समुद्री जल है, अगर उसे हम जो है शुद्ध जल में बदलते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसे कहते हैं उत्क्रम परासरण कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। इसी प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है समुद्री जल से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है। जो गोताखोर होते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं, आपको नदी के अंदर जाते हैं, तो जो सिलेंडर लेके जाते हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है पूछा जा रहा है। तो ऑक्सीजन और हीलियम होता है उसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ऐसे ही व्यवहारिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो गोताखोर ले जाते हैं तो उसे ऑक्सीजन और हीलियम होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये सबको पता होगा। ये आपका है नाइट्रस ऑक्साइड। इसको सूंघने पर हंसी बहुत ज़्यादा आती है, इसे लाफिंग गैस कहते हैं। और इसका इस्तेमाल किसी को जो है बेहोश करने में भी किया जाता है। जब किसी का ऑपरेशन होता है तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होता है, तो स्थल मंडलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहती है। याद रखना, नाइट्रोजन मुक्त अगर होगा तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाया जाता है और जो स्थलीय नाइट्रोजन पाया जाता है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसी मात्रा उतनी ही बनी रहेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। जो वायु भरे गुब्बारे होते हैं उनमें हम हीलियम की जो है हाइड्रोजन की अपेक्षा ज़्यादा वरीयता देते हैं, ज़्यादा हम हीलियम को ही भरते हैं। ठीक है, तो क्यों भरते हैं ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। हीलियम क्या होता है, ये अक्रिय गैस होती है। हीलियम अक्रिय गैस होती है, तो ये वायु के साथ विस्फोटक नहीं बनाएगा और उससे गुब्बारे फूटेंगे नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट आपका सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। जो सामान्य ट्यूबलाइट होती है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें आर्गन के साथ मरकरी जो है
भरते हैं, याद रखना, उसमें आर्गन के साथ मरकरी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने लगे, याद रखना। अगर यहाँ नाइट्रोजन होता तो वो भी सही हो जाता, तो आर्गन और नाइट्रोजन भी भरा जाता है ट्यूबलाइट में, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। जो अम्ल वर्षा होती है तो अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो इसमें नाइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है, याद रखना। तो नाइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, अम्ल वर्षा में पाया जाता है। और आप इस पूरी लिस्ट को देख लीजिएगा, बहुत सारे अम्ल यहाँ दे दिया हूँ मैं एक साथ में, कौन सा अम्ल जो है किस में पाया जाता है, अब इसको याद कर लीजिएगा। जैसे आपका एसिटिक अम्ल सिरका में, फार्मिक अम्ल चींटी का डंक में, साइट्रिक अम्ल नींबू संतरा में, लैक्टिक अम्ल दही में, जो ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, जो इसके बाद स्कॉर्बिक अम्ल आंवला में, टार्ट्रिक अम्ल इमली अंगूर और कच्चे आम में। इसके बाद में आपका जो है नाइट्रिक अम्ल मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा ब्यूटायरिक अम्ल मक्खन में, मैलिक अम्ल सेब में और कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में पाया जाता है। तो एक साथ आपको यहाँ पे कम से कम 10 क्वेश्चन और मिल गया, इससे आपका क्वेश्चन और सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होता है, तो ये अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, ठीक है। तो जब हम जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो जो सोडा वाटर बनता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। ऐसे क्वेश्चन भी व्यवहारिक आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, तो इसको भी अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। ऐसा कौन सा अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, तो ये आपका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नमक का अम्ल जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, बेकिंग सोडा क्या होता है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम बेकिंग सोडा कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका, खाने का नमक किससे बनता है। जो खाने का नमक होता है वो किससे बनता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार ही होते हैं जिससे हम खाने का सोडा बनता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर होता है, उसमें कौन सा रासायनिक यौगिक होता है, तो उसमें होता है, आपका याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है ये, कैल्शियम जो है ऑक्सीक्लोराइड। उसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ये भी आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है। ये होता है सोडियम थायोसल्फेट। जो फोटोग्राफी होती है उसमें जो नेगेटिव बनाते हैं उसमें जो है इसी का इस्तेमाल करता है, जिससे वो फोटो जो है उसमें स्थिर हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन फलों के पकने में बढ़ावा देता है। ऐसा कौन सा जिसमें इसमें तत्व है जो फलों को पका देता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका है, आपका ये है आपका एथिलीन। एथिलीन को मिलाते हैं तो उससे फल पक जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी होती है। जो बिल्डिंग करते हैं उसमें जो है कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। एसिटिलीन और ऑक्सीजन को मिला करके ही वो गैस होती है जिससे हम वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो ऐसे व्यवहारिक क्वेश्चन हम लगातार कराते रहेंगे, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराते रहेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।